नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में सियासी संकट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे ये राजनीति मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई हो, चाहे ये राजनीति राष्ट्रपति चुनाव के चलते इस वक्त सुर्खियों में बनी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। लेकिन इसी बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक बार फिर से कई बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और उनके सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनी है उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे की। 29 जून की रात उद्धव ठाकरे ने लाइव आकर सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि बीजेपी के समर्थन से 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस और अब एक्शन में है एकनाथ शिंदे। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से अब निशाना लगातार साधा जा रहा है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की तरफ। दरअसल आपको बता दें, शरद पवार जो शिवसेना के समर्थन में हमेशा ही खड़े हुए नजर आए हैं और आज भी शिवसेना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वह तमाम मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे शरद पवार के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में, बीजेपी के बारे में कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए शरद पवार अब बीजेपी और शिंदे गुट के निशाने पर आ चुके हैं। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम आमने सामने में आज जिस तरीके से शरद पवार जो हमेशा ही अपने गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहे, उन्होंने एक यहाँ पर सतर्कता बरतने के लिए कह दिया था, सावधानी बरतने के लिए कह दी थी उद्धव ठाकरे से कि कहीं आपकी जो पार्टी है वो बिखर ना जाए, और कई हद तक हमने देखा वो वाकई में सच हुआ। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी जो लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार को मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले ले रही है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में इस वक्त विधायक तो हैं ही, पार्षद भी पहुंच रहे हैं, अब सांसद को लेकर तो वहीं पदाधिकारियों को लेकर भी बात की जा रही है। तो इसी बीच अब शरद पवार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि शरद पवार अब निशाने पर आ चुके हैं शिंदे गुट के। यहाँ पर जो बयान सामने आया है नेताओं का वो कुछ इस तरीके से रहा है कि शरद पवार का गठबंधन तोड़ने में 2 बार हाथ रहा है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में शरद पवार का हाथ रहा है इसमें? देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की जो प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पहले तो एक अलग से पार्टी बनाई, बागी हुए वो शिवसेना से, उसके बाद उनका हमेशा ये कंसर्न रहा है, उन्होंने उनके जितने भी बयान आए हैं उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि जो एनसीपी है और जो कांग्रेस है उसने शिवसेना की विचारधारा को खत्म करने का काम किया है, साथ ही साथ शिवसेना को उसे भी खत्म करने का काम किया है। सिर्फ विचारधारा को नहीं, शिवसेना को भी खत्म करने का प्रयास किया है। और ये पहली बार नहीं जब एकनाथ शिंदे के गुट ने क्या कहते हैं शरद पवार पर हमला बोला हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमले बोले गए हैं। अगर देखा जाए तो शरद पवार एकनाथ शिंदे के गुट की जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर, उन्होंने कहा कि जितने अभी शरद पवार ने 2 बार शिवसेना को तोड़ने का काम किया है और उन्होंने बाल ठाकरे का अपमान भी किया है, उनकी जो विचारधारा है उनका अपमान किया है। अगर देखा जाए जो एकनाथ शिंदे गुट का कहना है वो कितना सच है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से बताया कि शरद पवार जो हैं वो उन्होंने शिवसेना को बचाने की पूरी कोशिश की, ये बात सच है कि वो शिवसेना को बचाना चाहते थे, क्योंकि अगर शिवसेना टूटी है तो उनकी पार्टी भी गिरी है। बिल्कुल सही कहा। तो यही एक बड़ी वजह कह सकते हैं कि शिवसेना को बचाने की ये वजह रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना जब से एनसीपी के साथ आई है तब से उनकी विचारधारा को खत्म करने का काम हुआ है। उनकी जो हिंदुत्व की विचारधारा थी तो आप वो ये कहना चाहती हैं कि वाकई में शरद पवार का हाथ माना जा सकता है? हिंदुत्व जो खत्म होते हुए नजर आया, बाला साहेब ठाकरे जी ने जो हिंदुत्व के लिहाज से इस पार्टी का स्थापित किया था इस पार्टी को, तो क्या वाकई में आपको यही लगता है? देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है और एकनाथ शिंदे के अलावा जितने भी बागी विधायक हैं वो दबी जुबान से जरूर कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी का ही हाथ रहा है।
क्योंकि शरद पवार का हाथ है विचारधारा को खत्म करने के लिए, शिवसेना को खत्म करने के लिए। और एकनाथ शिंदे अगर ये बात कह रहे हैं, आप ये देखिए जब से एकनाथ शिंदे कोई भी बयान जारी करते हैं वो तकरीबन देखा जाए तो सच ही होता है। जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो विधायकों से नहीं मिलते थे, ये बात सच निकली कि वो विधायकों से नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वो बागी विधायक हो पाए एकनाथ शिंदे के गुट में। उसके बाद जिस तरीके से अब इन्होंने शरद पवार पर हमला बोला है, तो ये बात भी आने वाले दिनों में शायद सच हो, अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन शायद इसके अंदर शरद पवार सामने आए या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया और इस पर अपना जवाब रखे। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो शरद पवार पर हमला बोल रही हैं। उनका शरद पवार पर हमला बोलना कोई आम बात नहीं है। शरद पवार कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीतिकार है, बहुत बड़े उनको राजनीतिकार माना जाता है, काफी बड़ा अनुभव है जी बिल्कुल राजनीति में। और ऐसे में एकनाथ शिंदे का शरद पवार पर हमला बोलना कोई आम बात नहीं है, उनको लेकर कोई बयान जारी करना आम बात नहीं है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना की विचारधारा को खत्म करने के पीछे कांग्रेस और एनसीपी का हाथ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी ओपिनियन यहाँ पर बताई। वहीं आपको साथ साथ बताना चाहेंगे कि अब दीपक केसरकर ने तो ये बयान दिया, लेकिन यहाँ पर महेश तापसे कहते हैं कि अवैध शिंदे सरकार के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने दिल्ली जाकर जो नए आरोप लगाए हैं, जब भी शिवसेना का विभाजन हुआ है तो शरद पवार का ही हाथ रहा था। दीपक केसर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि इतिहास को उन्हें जान लेना चाहिए, पहले वह इतिहास पढ़ ले तब वह बोले। वहीं एनसीपी के लीडर ने यह बात कही कि केसरकर नहीं जानते हैं कि शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे के बीच कितने मधुर संबंध रहे। अगर यहाँ पर मधुर संबंध की बात की जा रही है तो मधुर संबंध तो यहाँ पर बीजेपी के साथ भी बाला साहेब ठाकरे के रहे, तो फिर बीजेपी से ही गठबंधन क्यों तोड़ना था उनको? कांग्रेस से तो बाला साहेब ठाकरे गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये किस रणनीति पर चले उद्धव ठाकरे? क्या वाकई में यहाँ पर एनसीपी की ये रणनीति रही कि कांग्रेस के साथ आप जाकर हाथ मिलाएं, जिस तरीके से वह यशवंत सिन्हा को सपोर्ट दिए हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ने को लेकर अब कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है कि कहीं बीजेपी की तरफ रुख ना कर लें। देखिए, उनका जो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना है उससे उनका बीजेपी का कोई लेन देन सामने नहीं आता है। उसकी बड़ी वजह यह है, अगर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन किया है तो वो अपनी सरकार तो गंवा चुकी हैं, लेकिन अपनी पार्टी को गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि जो उनके सांसद हैं उन्होंने अपने सांसदों की बात मानी है, जिसके तहत उन्होंने द्रौपदी को समर्थन करने का ऐलान किया है। उनका अगर वो कहते अपने सांसदों की बात नहीं मानते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वही सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर क्या कहते उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं और वो उससे अपनी पार्टी को बचा पाते हैं तो वो ये करना चाहते हैं। वो चाहे अपने बाकी गठबंधन से एक उनको नाराजगी झेल सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को खोता हुआ नहीं देख सकते। अगर उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया है एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने का, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शिवसेना को लेकर, यानी कि एकनाथ शिंदे हमेशा से कहते रहे हैं उनकी ही शिवसेना जो है वो एक असली शिवसेना है। वहीं उद्धव ठाकरे कहते रहे हैं कि जो असली शिवसेना है उनकी शिवसेना है। क्योंकि अगर देखा जाए बाल ठाकरे ने अपनी शिवसेना जो उद्धव अगला अधिकारी बनाया था वो उद्धव ठाकरे को बनाया था, तो ऐसे में शिवसेना उनकी पहली मानी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर एक पार्टी जो है अगर उसको अपना चिन्ह चाहिए तो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उनके पास 1/3 ज्यादा पदाधिकारी, विधायक और सांसद और पार्षद होने चाहिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो विधायकों की संख्या है वो एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा है, और वहीं पर जो नगर निगम विधायक है, पार्षद है, यानी कि वो ऑलरेडी क्या कहते हैं मिल चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ। जो बात की जा रही है पदाधिकारियों को लेकर और सांसदों को लेकर की जा रही है। अगर ऐसे में और वहीं पर जब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की, बैठक की, तो उसके अंदर 19 में से कम 7 से 8 जो सांसद थे वो गायब थे। तो ऐसे में ये वो दिन दूर नहीं जब ये खबर सामने आएगी कि एकनाथ शिंदे के गुट में कुछ सांसद भी मिल चुके हैं। यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते करने के लिए नहीं किया। प्रिया, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकने के लिए, कि दीपक केसरकर ने नारायण राणे और राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने का जिक्र भी किया। तब भी उन्होंने ये कहा है कि शरद पवार का ही हाथ रहा है। तो दोनों बार देखा जाए
शिवसेना जब जब टूटी शरद पवार का हाथ बताया गया है। तो ऐसे में अब आपको प्रिया क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए शिंदे गुट के साथ शामिल हो सकते हैं? क्या वह बीजेपी की तरफ हाथ मिला सकते हैं? क्या हमें बीजेपी का गठबंधन, शिवसेना का गठबंधन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकती हैं। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात, यहाँ तक कि मिनटों में कुछ बदल जाता है, कोई नहीं जानता। देखिए, जैसे कि एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात मिनटों में बदल गई। पहले देवेंद्र बनने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद आके ऐलान किया कि वो एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं। तो मिनटों में महाराष्ट्र की राजनीति बदलती है, क्योंकि उसके पीछे की रणनीति बीजेपी की ये रही है कि शिवसेना के साथ मिलकर वह महाराष्ट्र की आवाम के लिए करेंगे, क्योंकि अब वह तमाम दलों को मिलाकर अब सरकार चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि आने वाले वक्त में हमको उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ नजर आएंगे कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना का जो चिन्ह है धनुष बाण का अगर मिल जाता है, तो हमें ये बात आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है कि शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे के गुट की होगी, वो बीजेपी के साथ आज भी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो साथ होगी। लेकिन इससे उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगेगा। ये कहना कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ में होंगी, ये मुश्किल है अभी फिलहाल जो स्थिति है। पर आने वाला कल और राजनीति में कब क्या हो जाए, तो प्रिया, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि शरद पवार ने एक बात कही थी एकनाथ शिंदे को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, कि 6 महीने तक ये सरकार नहीं चलेगी। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 164 विधायक उनके पास है, उनकी पार्टी पहले से ही मजबूत है। दूसरी तरफ अब सांसदों को लेकर खबर आ रही है कि जल्द ही वह शामिल हो सकते हैं उनके गुट में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो शरद पवार ने जो रणनीति छेड़ दी है, उन्होंने ये कह दिया है, विधायकों को आदेश दे दिए कि अपने अपने क्षेत्र में लौट आएं, और वहीं उन्होंने ये कहा है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिल जाती है, तीनों ही पार्टियां, तो यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं। आदित्य ठाकरे कह चुके हैं ये बात, बागी विधायकों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, निष्ठा यात्रा का आह्वान वह कर चुके हैं, और ऐसे में वह जब चाहे मातोश्री आ सकते हैं। तो अब इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे? शरद पवार यहाँ पर अब आदित्य ठाकरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या वह यहाँ पर कांग्रेस को एक साथ मिलाकर अब बीजेपी के सामने खड़े होकर शिंदे गुट को भी तोड़ देंगे क्या? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि शिंदे ग्रुप को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो बागी विधायक किए हैं, उनको वो पद मिला है, वो सम्मान देने की पूरी कोशिश हो रही है। पहली बात कि उनको वो नाराज ना किया जाए, और एकनाथ शिंदे ये पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का फिलहाल कुछ महीनों तक कि उनके जितने भी बागी विधायक हैं वो संपर्क में ना रहें, क्योंकि किसी बागी विधायक का द्वारा से बागी हो जाना ये आम बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि शरद पवार का एक बयान आया है कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो 6 महीने नहीं चलेगी, उसकी बड़ी वजह ये है कि उनकी अभी सरकार नहीं है। उनका सिर्फ कोई वो एक नाम लेके नहीं आए हैं, एकनाथ शिंदे गुट से वो आगे बढ़े हैं। एकनाथ शिंदे जो है वो उन्होंने ना तो विलय किया है, ना ही कोई नई पार्टी बनाई है, और वो सिर्फ शिवसेना का अपने होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे ये हार जाते हैं कि उनकी शिवसेना जो है वो असली शिवसेना नहीं है, तो ऐसे में उनकी सरकार पर खतरा हो सकता है और उनकी सरकार गिर सकती है। और जो आपने कहा कि जो ठाकरे हैं वो जितने भी विधायक हैं उनको वापस बुलाना चाहते हैं, यही बड़ी वजह है कि शिवसेना चाहती है, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी बागी विधायक हैं उनकी संख्या अगर उनके पास ज्यादा होगी, विधायकों की संख्या, पार्षद की संख्या और जितने भी सांसद की संख्या अगर उनके पास ज्यादा होती है, तो वो एकनाथ शिंदे को चुनौती दे सकते हैं। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अभी मजबूती के साथ है, उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके साथ बागी विधायक, महानगर निगम के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी सांसद हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अभी सांसद नहीं जुड़े हैं, लेकिन आने वाले कल में ये सांसदों का शायद खबर सामने आए कि कुछ 10 से 12 सांसद उनके साथ जुड़ चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है वो अपनी खोते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी के नेताओं में अब जंग छिड़ चुकी है, इसी बीच यहाँ पर हम सभी को ये भी देखने को मिला है कि एनसीपी के लीडर ने कहा साल 2019 में शरद पवार ने तो शिवसैनिकों की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने का काम किया था। उन्होंने बताया कि केसरकर भूल गए हैं कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन को एकजुट किया और
और शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया। महेश तापसे ने यह भी कह दिया है कि दुनिया जानती है कि आपकी सरकार अवैध है और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर भी अवैध प्रवक्ता है। इस तरीके से निशाना साधना जारी है, पलटवार करना जारी है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये रहेगा क्या शरद पवार पर जो इल्जाम अब लग रहे हैं उन इल्जामों से हटकर क्या शरद पवार यहां पर तीनों ही पार्टियों का गठबंधन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के सुर बदलते हुए नजर आए हैं जब से उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।